हेलो एवरीवन, वेलकम टू अगस्ता जीएस एकेडमी। पिछले क्लास में हमने जो एक मॉडल आंसर आपको बताया कि ऐसे ऐसे लिखना चाहिए। तो अगर हम आपको जो मॉडल आंसर लिख के हैंड रिटन देंगे, टाइप किया हुआ नहीं, हैंड रिटन अगर आपको मॉडल आंसर हम लोग देंगे तो उस मॉडल आंसर में कैसा होगा उसका एक मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे इस टाइप का एक मॉडल आंसर आपको देखने को मिलेगा। इसमें जैसे आंसर राइटिंग है, इसमें क्वेश्चन मैंने दे रखा है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, बिहार के लिए इसके महत्व को समझाइए। अभी आपको पता है कि बजट में न्यूक्लियर रिएक्टर जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के फॉर्म में 5 न्यूक्लियर रिएक्टर भारत गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा की गई है कि स्थापित किए जाएंगे। उसमें से एक रिएक्टर बिहार को मिला है। माना जाता है कि नवादा वाला एरिया में लगेगा, पर अभी वहां पे कोई दिक्कत आ रही है, तभी कोई फाइनल लोकेशन फिक्स नहीं हुआ है, उस पर चर्चा चली रही है, वो बात की बात है। पर अगर हमें मेंस देना है, जैसे सब लोगों ने याद तो कर लिया, पीटी का एग्जाम हो गया तो पीटी में सबने पढ़ लिया कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है, बिहार गवर्नमेंट को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मिला है, बजट में 5 मॉड्यूलर रिएक्टर हैं, 22,000 20,000 करोड़ का बजट है, ये सब फैक्ट आपने याद कर लिया होगा पीटी में। पर पीटी में क्वेश्चन आया नहीं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। पर बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिहार में फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगेगा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के टर्म में। तो ये एक बहुत अच्छी टॉपिक है। तो इस टॉपिक को अगर मेंस में पूछा जाए तो मेंस में क्या पूछा जा सकता है, तो ये एक मॉडल आंसर मैंने लिख रखा है आपके लिए। तो ये जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको पूरा जब पूरा एनर्जी चैप्टर, पूरा ऊर्जा चैप्टर आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करा दिया जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे लिखने के लिए। तो बहुत सारे क्वेश्चन जब दिए जाएंगे आपको क्वेश्चन लिखने के लिए, तो उसके मॉडल आंसर भी तैयार करके दिए जाएंगे कि हाँ मॉडल आंसर ये होता है, ये होता है, आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कुछ मॉडल आंसर अगर इन केस ये आपको नहीं दिख रहा तो मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, फिर मॉडल आंसर डिस्कस कर देता हूँ, और इसी फॉर्म में आपको लिखे हुए मिलेंगे। सर ऐसा ही क्यों लिखा मिलेगा, प्रिंटेड क्यों नहीं? तो मैं आपको वैसा ही क्वेश्चन लिख कर देना चाहता हूँ जैसे आपको एक्चुअल में लिखना है, क्योंकि मेरे मॉडल आंसर के लिखने के तरीकों को भी अगर आप कॉपी करते हो तो एक अच्छा खासा ठीक ठाक आप आंसर लिखने के फॉर्मेट को समझ पाइएगा कि छोटे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन पूछा गया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, ठीक है। पार्ट 2 क्या है, बिहार के लिए इसके महत्व को समझाइए। इसके महत्व को समझाएं, ये क्वेश्चन है। यहां पे लिखा हुआ है, आपको अगर ये स्मॉल फॉर्म में दिख रहा है तो मैंने यहां पे लिख दिया। तो इस क्वेश्चन को अगर 7 नंबर में हमें लिखना है तो हम फिर क्वेश्चन के थीम को पकड़ेंगे। थोड़ा देर पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को जब हम लोग पढ़ते हैं मेंस में, तो मेंस के क्वेश्चन को कैसे पकड़ा जाए, उसमें क्या लिखना है, किस बात पे लिखना है, हमें क्वेश्चन के मिड पॉइंट को, जिस पे क्वेश्चन आगे पीछे घूम रहा है, उस मिड पॉइंट को क्या करना पड़ता है, कैच करना पड़ता है। तो इस पूरे क्वेश्चन में देखिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है, ये क्वेश्चन है, और बिहार के लिए इसके इंपॉर्टेंस, महत्व को समझाए। मतलब महत्व भी समझाना है तो हमें समझाना है इसके स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का, किसके लिए, बिहार गवर्नमेंट के लिए या बिहार स्टेट के लिए, और पूछा गया होता क्या है। तो घूम फिर के जो हमारा थीम है वो है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ठीक है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्लियर कट है। तो कैसे लिखेंगे बच्चे, वो देखें। इस पॉइंट पे मैंने इंट्रो लिख रखा है। इंट्रो में एक और चीज बताता हूं, वैसे तो मेंस के क्लास में पूरे डिटेल में बताया जाएगा, पर मैं अभी बता देता हूं, जब क्लासेस चालू हो उससे पहले आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी कोई पूछा जाए ना कि ये क्या चीज है, साइंस एंड टेक में पूछ दे ये क्या है वो क्या है, तो आप उसकी परिभाषा लिखें। सिंपल सी बात है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या, उसकी परिभाषा लिख दे। तो सबको पता है कि जिसकी क्षमता 300 मेगावाट तक होती है, 300 मेगावाट तक हो सकती है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। वैसे न्यूक्लियर रिएक्टर को, परमाणु रिएक्टर को
कहां तक? 300 मेगावाट तक हो सकती है। ऐसे रिएक्टर को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। एक लाइन लिख दिया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या, इसकी परिभाषा दे दी, विशेषता बता दिया, फिर लाइन चेंज, पेज चेंज। पीछे वाले पेज पाएंगे, 2 पेज का होता है, मैंने कल के क्लास में बताया था, 2 पेज होता है, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज। तो हमारे थीम में 2 पार्ट है, एक तो ये होता क्या है पहला पार्ट, और दूसरा मुझे बताना है क्या है इसके महत्व क्या है। तो हमारे क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो दोनों पार्ट को छोटे फॉर्म में हमें डील करना है। तो पहले पेज में इंट्रोडक्शन लिख दो। इंट्रोडक्शन समझ नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन में जब एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था क्या होता है, तो आप परिभाषा से चालू कीजिए। अगर आपको इंट्रोडक्शन में अगर नहीं समझ में आता है तो किससे चालू कीजिए? परिभाषा से, डेफिनेशन से, डेफिनेशन से। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर वो रिएक्टर होते हैं जिनकी उत्पादन बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट तक होती है। ऐसे रिएक्टर को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। पर मेरा सजेशन क्या है, आपको ध्यान से समझिए। जब भी किसी की परिभाषा आपको लिखनी होती है, जब भी किसी की परिभाषा आपको लिखनी होती है तो आपको पास 2 ऑप्शन है, उसकी परिभाषा डायरेक्ट लिख दे या किसी संस्था के द्वारा कोई परिभाषा दिया गया है उसे लिखें। तो मैं आपको ये सजेशन देता हूं कि हमेशा जब भी किसी परिभाषा को साइंस एंड टेक में लिखना हो, जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे गरीबी पे सवाल आ जाए, गरीबी क्या है, गरीबी को दूर करने के लिए सरकार की पहल बताइए और इसके लिए सरकार के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसकी चर्चा कीजिए। मान लीजिए इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी में या इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन आ गया, तो आप गरीबी की परिभाषा तो जब चाहे तब लिख सकते हैं। पर अगर गरीबी की परिभाषा आप लिखे ऐसे कि विश्व बैंक के द्वारा गरीबी की परिभाषा ये है, और डायरेक्ट आप गरीबी की परिभाषा लिखे, दोनों में अंतर है। गरीबी की परिभाषा लिखे, क्वेश्चन में आगे बढ़े और लिख के आगे चले जाए। पर आप स्टार्ट कैसे करें? वर्ल्ड बैंक के अनुसार गरीबी की परिभाषा ये है। तो जो पहला है जिसमें आपने वर्ल्ड बैंक की चर्चा की और उनकी परिभाषा को कोट किया, उनकी परिभाषा को अपने आंसर में लिखा है, और जिसने खाली परिभाषा लिख दिया गरीबी का, दोनों के नंबर में अंतर आएगा। सिमिलरली हम अपनी सब्जेक्ट की बात करें तो अगर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का परिभाषा अगर आपको देना है तो आप ये दे सकते हो ना कि परमाणु रिएक्टर की क्षमता अगर 300 मेगावाट तक है, वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की श्रेणी में आता है। कोई गलत नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। पर मुझे इसमें भी एक आधा नंबर बाकी लोगों से लेके जाना है और अच्छा इंप्रेशन बनाना है। तो आप क्या कीजिए, एक एजेंसी होती है उसका नाम है IAEA, इसको बोलते हैं क्या? अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। तो इसका नाम ले लीजिए, जैसे मैंने यहां लिख रखा है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार ऐसे रिएक्टर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहलाते हैं जिनकी बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट होती है। मतलब पहले वाले में भी 300 मेगावाट है, रिएक्टर की बात हो रही थी, कॉन्सेप्ट सेम है। सेकंड वाले में भी 300 मेगावाट है, रिएक्टर की चर्चा हो रही है, सेम है। पर दोनों में नंबर लाने में अंतर क्या, और हमें अपने आंसर में लिखना क्या चाहिए। तो जब भी हम किसी की परिभाषा लिखें तो ये ध्यान रखेंगे उस परिभाषा में किसी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन या बहुत बड़े कंट्री या किसी बहुत बड़े फेमस व्यक्ति का अगर कुछ कहा गया है परिभाषा में, कोटेशन में, उनके द्वारा कोई लाइन कही गई है, वहां से आंसर स्टार्ट कीजिए। बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाता है, इसमें नंबर हमेशा मिलते हैं और आंसर का प्रभाव बढ़ जाता है। आपको एक अच्छा आंसर के साथ साथ एक प्रभावशाली आंसर भी लिखना है, ध्यान रखिए। तो मेरा जो डेफिनेशन उसमें ये मॉडल आंसर जो आपको मिलेगा मेंस के बैच में वो ये है कि देखिए, अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के अनुसार ऐसे रिएक्टर जिनकी उत्पादन बिजली उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट या उससे कम होती है उसे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कहते हैं। तो ये हो गया पार्ट नंबर 1 का एक पार्ट। अब उसकी कुछ विशेषता बता दीजिए। स्मॉल मतलब छोटा, मॉड्यूलर मतलब होता है कहीं पर भी सेटअप किया जा सकता है, रिएक्टर मतलब बिजली उत्पादन करने का काम है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की प्रमुख विशेषताएं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं ये पेज नंबर 1 है। अब पेज नंबर 1 में हम इसी की बात करें। हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में है, हम पहली पार्ट की बात करें, दूसरे पार्ट पर भी हम लोग पहुंचे नहीं है। ठीक है, क्या है? मॉड्यूलर डिजाइन है, उन्नत सुरक्षा, लचीलापन है, वित्तीय लाभ है, बहुउद्देशीय उपयोग में काम आ सकता है, बिजली उत्पादन में काम आ सकता है, उद्योग में काम आ सकता है, माइनिंग में काम आ सकता है। इसका एक पर्टिकुलर खाली बिजली उत्पादन में ही काम आए जरूरी नहीं है, बाकी क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, मतलब इसका उपयोग बहुउद्देशीय है। तो एक देखिए, अब ध्यान से, मैंने कल के क्लास में बताया था हमें कम से कम 5 पॉइंट लिखने होते हैं। देखिए ध्यान से, 1 2 3 4
5। अगर 5 एग्जाम में नहीं लिख पाते, याद नहीं आता, तो जितना ज्यादा हो सके 3 से ज्यादा 3-4 तक लिखिए। 5 अगर याद नहीं आता तो कोई बात नहीं, पर 5 की जगह 10 याद है तो 10 लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक पार्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा हो जाएगा, दूसरा पार्ट छोटा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास 2 ही पेज है। आपको बैलेंस करके लिखना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं आंसर राइटिंग। आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, अब हर चीजें आंसर में नहीं लिख सकते। आपको आंसर का डिमांड, लिमिट, क्वेश्चन कितने हिस्सों में बटा है, किस हिस्से को कितना लंबा लिखना है, किसको कितना छोटा लिखना है, इन सब की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 1 हो गया। अब पार्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इसका बिहार में महत्व समझाए। सवाल से बिहार में सवाल क्यों दिया गया है, क्या वो आपको पता है? आपने पढ़ भी रखा होगा कि बिहार को एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर मिला है, तो बिहार के लिए नया है, तो बीपीएससी के लिए भी नया है। तो सिंपल सी बात है, इस बार एग्जाम में इसके आने के चांसेस मेंस में सबसे ज्यादा है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का। फिर भी देखते हैं, तो हम यहां से टॉपिक चेंज करेंगे और यहाँ पे 5 हो गया और ये रहा 6। तो मैंने 6 पॉइंट इसमें लिख रखे हैं, आपको 5 लिखने की जरूरत पड़ेगी। क्या क्या है? मॉड्यूलर डिजाइन है, उन्नत सुरक्षा, लचीलापन है, वित्तीय लाभ है। वित्तीय लाभ कैसे? जो हमारे पारंपरिक जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं जो साइज में बहुत बड़े, तो उनकी कॉस्ट बहुत जाता है, उनकी तुलना में देखा जाए तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का कॉस्ट बहुत ही कम है, उत्पादन बहुत ही अच्छा खासा है। 300 मेगावाट अच्छा बिजली का उत्पादन माना जाता है। तो उस केस में देखा जाए तो उनकी तुलना में देखा वित्तीय लाभ होगा, मतलब खर्चा कम होगा और हमें स्थापित करने में जो समय है वो भी आपके पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत जो है हमारे परमाणु के, उसकी तुलना में समय कम लगेगा। ठीक है, कम पूंजी निवेश। तो ये 6 पॉइंट हो गया पार्ट 1। पार्ट 1 मेरा कंप्लीट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का पार्ट 1 कंप्लीट। पार्ट नंबर 2, बिहार के लिए इसके महत्व को समझाए। तो देखते हैं बिहार के महत्व को समझाया जाए। तो थोड़ा सा इस पॉइंट पे देखिए, अगर नहीं दिख रहा तो मैं आपको बता देता हूं, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। पहला, बिजली की कमी को दूर करना। अगर बिहार में बिजली की कमी है तो रिएक्टर आएगा तो हम बिजली की कमी को क्या कर सकते हैं? दूर कर सकते हैं। नंबर 2, ग्रिड स्थिरता में सुधार। ग्रिड क्या होता है पहले इस बात को समझिएगा। ग्रिड क्या होता है? मान लीजिए ये अपना बिहार है, यहां पे, तो पूरे बिहार में क्या हर डिस्ट्रिक्ट में बिजली का उत्पादन होता है? आंसर है नहीं। क्या बिहार में जितना बिजली उत्पादन बिहार के अंदर होता है वही बिजली बिहार में यूज होती है? जरूरी नहीं है। तो हमारे पास ना एक, ध्यान रखिएगा, एक टावरों का पूरा जाल होता है। मैं ऐसे इसलिए बना रहा हूं कि आपको समझने में आसान हो, जरूरी नहीं इसी पैटर्न में हो। टावरों का जाल होता है जिससे बिजली के तार कनेक्ट होते हैं, और ये कनेक्ट इस तरह से होते हैं कि बिहार के हर हिस्से में जुड़े होते हैं। तो ये जो जाल है, ये जो बिजली के तार के जाल है, इसी जाल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ये पूरे भारत में फैला हुआ है। मैं अपने बिहार का बता रहा हूं क्योंकि बिहार पे क्वेश्चन फोकस है तो हम बिहार की बात कर रहे हैं। तो बिजली ग्रिड है, तो अगर हम यहां पर मान लीजिए, यहां पर अगर हम इस वाले पोर्शन में अगर हम फॉर एग्जांपल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर लगाते हैं तो इसको ग्रिड से जोड़ना, इसी बात को बोलते हैं ग्रिड की स्थिरता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सीमित भूमि उपलब्धता के लिए उपयुक्त। इसमें मैंने बताया था बड़े पावर प्लांट में, परमाणु संयंत्र जो बड़े साइज के होते हैं उनको बहुत ज्यादा लैंड, बहुत ज्यादा भूमि की आवश्यकता पड़ती है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का पहला ही नाम स्मॉल है, तो छोटे से एरिया में भी इसको लगाया जा सकता है। ये एक फायदा है बिहार के लिए। औद्योगिक विकास को बढ़ावा। सिंपल सी बात है, आपको ये बात को मानना पड़ेगा। ठीक है, औद्योगिकी विकास अगर आपको चाहिए तो याद रखिए समानुपाती होता है ऊर्जा की मांग। जितना औद्योगिक विकास बढ़ेगा उतना ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, और इस ऊर्जा की मांग को अगर पूरा करना चाहता है बिहार, तो बिहार को अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करना पड़ेगा। और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हो तो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। दूसरा, रोजगार सृजन और कौशल विकास। सिंपल सी बात है, ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए प्लांट लगेगा तो रोजगार मिलेगा, और उस प्लांट से जो बिजली उत्पादन होगी उस बिजली से रोजगार सृजन होगा, और सृजन के साथ साथ कौशल विकास की गतिविधियां भी
तेजी से बढ़ेंगे। दूसरा, कार्बन उत्सर्जन में कमी। हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कोई धुआं प्रोड्यूस नहीं होता। धुआं प्रोड्यूस नहीं होता तो किसी भी तरह का कार्बन का उत्सर्जन ना होने के कारण पर्यावरण को भी ख्याल रखते हुए एक स्वच्छ ऊर्जा के रूप में हम परमाणु ऊर्जा को मान सकते हैं। ठीक है। और बिहार ने अपने आने वाले 2070 में, आपको पता है 2070 में भारत ने भी और बिहार ने भी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो इस लक्ष्य की प्राप्ति में भी हमारा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या करेगा, अहम भूमिका निभाएगा। तो हम इस पॉइंट को गिने। मेरा तो एक ही पॉइंट होता है कि हम क्वेश्चन को कम से कम लिखें और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट को हम लोग चर्चा में करें, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यही मेथड होता है। 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 पॉइंट आप पढ़िए, पर एग्जाम में 5 भी लिखिएगा तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी 5 पॉइंट लिखे, इस वाले क्वेश्चन में भी 5 पॉइंट लिखे। तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1 थीम, और ये रहा पॉइंट नंबर 2। दोनों डिस्कस हो गया। तो अब हमारे पास क्या है, अब जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया उसको भी आप लिखना चाहो 1-2 पॉइंट में तो लिख दो, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर से जुड़ी चुनौतियां क्या है, सिंपल सी बात है, परमाणु ऊर्जा पे आधारित है, तो परमाणु जो कचरा निकलता है जिसको बोलते हैं रेडियोधर्मी कचरा, उसकी समस्या बहुत बड़ी होती है, क्योंकि उसका अभी तक परमानेंट निपटारा कहीं भी पॉसिबल नहीं है। तो परमाणु रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रबंधन, ठीक है, प्रसार संबंधी चिंताएं, इसको फैलाने की चिंता होगी। परमाणु ईंधन की उपलब्धता, अगर यूरेनियम चाहिए तो यूरेनियम की उपलब्धता अगर नहीं हुई तो इस केस में क्या है, ये प्लांट को बंद करना पड़ेगा। तो आपको ईंधन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना, ये हमारे लिए क्या है, चुनौती है। और दूसरा, परमाणु आपदा जैसी घटनाओं की संभावना है, जैसे जापान और चेरनोबिल में जो परमाणु आपदा हुई वैसी घटनाएं होने की संभावना बिहार में हो सकती है। तो ये हमारे सामने चुनौतियां हैं। आपको पता होना चाहिए पूरे विश्व का लगभग 2% ही खाली यूरेनियम भारत के पास है। तो इतना कम यूरेनियम होने के कारण हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बाकी देशों से मदद लेनी पड़ेगी। आपको पता है कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 ऐसे देश है जो मिला के 55% या 50 से 55% पूरे विश्व का यूरेनियम का भंडार इनके पास है। तो अगर हमारे पास ये चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा तो हमारा पॉइंट हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर एक उन्नत और एक सुरक्षित मॉड्यूलर रिएक्टर है जो बिहार की प्रगति में एक अहम भूमिका निभा सकता है और ऊर्जा सुरक्षा को बनाए रखने में बिहार की एक अहम कड़ी बन सकता है। ये मेरा निष्कर्ष हो गया। तो इस तरह से एक मॉडल आंसर आपको लिखना है। तो एक ध्यान रखिएगा, ये सब आपको मॉडल आंसर आपको मिलेंगे। क्लासेस होंगी, क्लासेस के बाद लेक्चर होगा, लेक्चर के बाद लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन आप लिखिएगा, उसके बाद उसके मॉडल आंसर दिए जाएंगे। इस मॉडल आंसर के फॉर्मेट और कंटेंट को लिखते जाइए, आपका मेंस बहुत अच्छे तरीके से आप लिख के आइएगा। ठीक है। और साइंस एंड टेक की तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और इसमें जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उस कंटेंट के बाहर आपको कुछ नहीं लिखना, उतना ही लिखना है जितना आपको दिया जाए, इनफ रहेगा आपके क्वेश्चन के लेंथ और अकॉर्डिंग। इस एग्जाम में 2 बातें ध्यान रखनी है। बात नंबर 1, आपको समय सीमा में सारे सवाल लिखने हैं, और नंबर 2, सवाल के पूछे गए बातों पर ही चर्चा करनी है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। ठीक है। तो ये इस तरह का फॉर्मेटिंग से मैंने जो बताया, इस फॉर्मेटिंग के हिसाब से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसे ढेर सारे मॉडल क्वेश्चन मैंने तैयार कर रखे हैं आपके पढ़ाने के बाद। जैसे ये एक है, एक मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है, एक ये मॉडल क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। तो हमारा जो बैच आ रहा है उस बैच में इस बात को ध्यान रखेंगे, हमारा जो बैच आ रहा है वो बैच आ रहा है आपके 8 तारीख को। ठीक है, 8 तारीख से बैच चालू हो जाएगा। इनरोल कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अगस्ता जीएस एकेडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद उस पर आपको प्रज्ञान बैच और साइंस एंड टेक बैच दोनों दिखेगा। आप अपनी जरूरत के हिसाब से साइंस एंड टेक और प्रज्ञान बैच में से कोई बैच आपको उसमें परचेज करना है। क्लासेस रेगुलर चलेंगी, रेगुलर क्लासेस के बाद आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्वेश्चन देने के बाद मॉडल आंसर दिया जाएगा, आपके क्वेश्चन को बताया जाएगा कि क्वेश्चन में कैसे इंप्रूवमेंट करना है, आंसर राइटिंग पे ध्यान दिया जाएगा। ओवरऑल बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ज्यादा से ज्यादा आप इसको ऐप को डाउनलोड करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और साथ ही साथ में जो हमारा यूट्यूब चैनल है अगस्ता जीएस एकेडमी, उसको सब्सक्राइब और लाइक करें कि कोई भी वीडियो अभी मेंस की तैयारी तक जो भी कंटेंट आएगा वो आपके मेंस में बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो कोई एक सिंगल वीडियो आपका
मिस ना हो, आप हर चीज को देखें और उससे जितना ज्यादा लर्न कर सके और अपने आंसर राइटिंग और अपने मेंस के कंटेंट को इंप्रूव कर सके। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे कि और हम क्या बेहतर किया जा सकता है और हमारा जो आने वाला बैच है उसमें और हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।